बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर यह ज़ाहिर है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडी से हुई है और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर इस्लामाबाद से हो गई। वो तो बाद में बात करते हैं, लेकिन असल खबर एक इस्तीफे वाली है। किसी को वहम या शक या गुमान, वो तो बात ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है तो ये गलत ही होगा। इस तरह से कि मुस्लिम लीग नून अपने लिहाज से तो एंजॉय कर रही है कि चलो इंक्वायरियों से बचे हुए हैं, केसेस से बचे हुए हैं, लेकिन इख्तियार तो कुछ मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। इवन इमरान खान को जब किसी ने कहा कि आप कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, तो इमरान खान ने कहा पहले कौन सा मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। हुकूमत तो SIFC के जरिए चलाई जा रही है और शहबाज शरीफ सिर्फ फीते काटने के लिए मौजूद है। अब जब यह बात हुई और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ये कहें कि देखिए हमें तो हुकूमत की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत हमने ना बनाई है ना हमारी हुकूमत है, और ये हुकूमत जिन्होंने अरेंजमेंट किया ये उनका मसला है, हुकूमत रहती है कि जाती है। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हुई, लेकिन अब एक इस्तीफे का शोर है और वो इस्तीफा नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर है। और अगर मुस्लिम लीग नून की काबीना में इस्तीफों का मामला आना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि अब इस हुकूमत नामी कंबल से हर कोई जान छुड़ाना चाहता है लेकिन छुड़वा नहीं पा रहा। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। वो इस तरीके से जाहिद गिशकोरी साहब हम न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। वो सईद काजी साहब के शो में बैठे हुए थे और उनका कहना यह है कि एहसन इकबाल ने कुछ चंद दिन पहले अपना इस्तीफा शहबाज शरीफ को दिया था और उन्होंने इस्तीफा देने की वजह यह बयान की थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और उनके मुताबिक यह पहला मौका नहीं था कि उन्होंने इस्तीफा दिया हो या उन्होंने ये शिकायत की हो। इससे पहले भी यह हो चुका है और यह दूसरी मर्तबा था। अब जिस हुकूमत के अंदर वुज़रा इस्तीफे दे रहे हूं और इस्लामाबाद पूरे में शोर मचा हुआ उस इस्तीफे का, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये हुकूमत कितनी पायदार है, या इस हुकूमत की उम्र कितनी है, या इस हुकूमत के ऊपर कोई कितना एतबार करेगा, या इस हुकूमत के लिए कोई कितना ही आके इसके लिए सरमायाकारी करेगा या पाकिस्तान में कोई पैसा लगाएगा। एक पंजाबी में या देहाती ज़बान में जो बात होती है उसको ज़रा बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। मुर्दा घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, हमेशा जीतने वालों के ऊपर ही पैसे लगाए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ये जो घोड़ा है ये मुर्दा घोड़ा है, और अब वो कभी किसी को मार्शल लॉ से डराते हैं, कभी इमरजेंसी से डराते हैं, और कभी कहते हैं कि हम नागुज़ीर हैं। हर कोई यही समझता है कि हमारी हुकूमत नागुज़ीर है, लेकिन अगर ये इतने ही हालात के सगे थे तो फिर इमरान खान की चलती फिरती हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी। अब तारिक फजल चौधरी कह रहे थे जी इसमें कोई शक नहीं है कि हालात तशवीशनाक हैं, सियासी जमातें होश के नाखून लेंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। हम 10 मरतबा कह चुके हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। नहीं हुजूर, आप कहते हैं कि हम अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ हुआ हम करेंगे, या इमरान खान का सर्वाइवल है या हमारा सर्वाइवल है। और रही बात कि होश के नाखून आपको लेने चाहिए ज्यादा। तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले गैर एलानिया पाबंदी है, आज भी देखिए उनके साथ आपने क्या किया है, और आप GITs बना रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। आपने तो उनके ऊपर जमीन ऑलरेडी तंग की हुई है, तो मौजें तो आपकी हैं, हटो बचो तो आपके पास है, प्रोटोकॉल तो आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो तैयार तो आपने होना है। तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी ये सब कुछ फेस कर रही है, तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक बात और है, और आज खबर आई थी, और वो तो केसेस वाला मामला, अदम एतमाद वाला, तो जो दरखास्त 3 रुकनी कमेटी में दायर हुई सलमान अकरम राजा साहब वाली, वो मैंने खबर आपको दी थी, और उसके साथ ये भी बताया गया था कि इमरान खान ने मंजूरी दी है कि अगर ये मामला नहीं हटता फिर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि असद कैसर साहब ने ARY न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं लेकर आ रहे। बातें होती रहती हैं, उनके मुताबिक फिलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ ही मंजूरी है। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी डिफेंसिव क्यों है, और अगर आप इस तरह से डिफेंसिव रहेंगे तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो यही कुछ करते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने देखा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो इवन जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में हर केस अपने साथ लगाते हैं, सामने लगाते हैं,
और उमूमन ये होता है कि अगर तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का या उनसे जुड़ा हुआ कोई केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है तो जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने सामने लगाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों चीफ साहिबान को क्या ऑब्सेशन है कि तहरीक इंसाफ का या उनसे जुड़ा हुआ केस हमने सुनना है। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है इंसाफ.pk, वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दी गई। यहां पे कहा जाता है कि वो बड़े हुकूक हैं, बहुत कुछ है। तो मुल्क की सबसे मकबूल जमात, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिन्हें अवाम का एतमाद हासिल है, इवन उनकी जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। तो अब उस चीज को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर की है। तो अब ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी कल इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। अब एक बार फिर वो समाअत इस हवाले से करेंगे। अच्छा, एक मामला तो हो गया ये, अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली खबर भी आ गई और दूसरा भी आ गया, पहले वाला मैंने इस्तीफे वाली बात भी दे दी। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला हाउस है उसके अंदर एक गैर मामूली खबर है। और फिर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब पिंडी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से बताऊंगा। हुआ ये कि बन्नू वाला जो वाक़या है उसके ऊपर आज आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ऑलरेडी कह रही है जी हम किसी वो सिक्योरिटी या उस मैटर को नहीं मानते, और फौज की जानिब से भी आज उसके ऊपर बाज़ाब्ता रद्दमल आ गया। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने आज वज़ीर आला हाउस के अंदर जो बन्नू के अमायदीन हैं, यानी बन्नू के जो मकामी जिरगे के लोग हैं, उनके साथ आज जिरगे का अहतमाम कर रखा था। और ये जिरगा दिन 2 बजे शुरू होना था और फिर 8 बजे का वक्त दिया गया और रात 10:30 बजे तक ये जिरगा शुरू नहीं हो सका। अब वो क्यों नहीं शुरू हो सका? हालांकि कामरान अली जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक बन्नू से जो पेशावर का फासला है वो 190 किलोमीटर है, जो 4 घंटों से पहले भी तय हो सकता है। और ये जो अमायदीन है ये सुबह से अपने घरों से निकले हुए हैं और उनकी सिर्फ कोशिश ये है किसी तरीके से वो वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच जाए, खैबर पख्तूनख्वा जो है, लेकिन वो अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ये 190 किलोमीटर को 1190 तो किलोमीटर नहीं हो गया ना, या इतना दूर तो बन्नू से नहीं हो गया कि आप सुबह से निकले हों, चले 2 बजे ना पहुंचे, 2 बजे भी निकले होते तब तक तो पहुंच चुके होते। 8 घंटे तो इस बात को 8.5 घंटे हो चुके हैं। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। और बताया जा रहा है कि अमायदीन का आमद का सिलसिला जारी है और जैसे ही तमाम अमायदीन पहुंच जाएंगे तो जिरगा शुरू होगा। अब ये अमायदीन कब पहुंचेंगे या ये पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनको पहुंचने भी दिया जाएगा कि इनको पहुंचने भी नहीं दिया जाएगा, ये इस वक्त बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है जो वहां पे हुई है। अच्छा, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी बातें सियासत से जुड़ी हुई थी, कुछ बाकी मामलात से मुतल्लिक थी। तो उमर अयूब जो थे उन्होंने और बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई की जो लीडरशिप थी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, उनका देखिए जब ऐसे इदारे उठकर नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिफा करते हैं तो अवाम उसकी जो दाद है वो नहीं देती। और फिर तैमूर सलीम झगड़ा एक शो में बैठे हुए थे आसमा शिराजी के, तो उन्होंने कहा अगर किसी तरफ सियासी फिंगर पॉइंटिंग करनी भी है तो ये ज़ाहिर है कि किसी इदारे का काम नहीं है। ये जो कहा गया हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये भी अगर कहा जाए कि नून लीग की हुकूमत का फेलियर है। फिर उमर अयूब ने बहुत सारे बातें की, तो उन्होंने एक और बात की कि आर्टिकल 7 की बात की कि जो कहा कि तमाम जो इदारे हैं वो आर्टिकल 7 के तहत रियासत के मातहत होते हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बुनियादी तौर पे सियासी हुकूमत की नाकामी है। फिर उन्होंने चूँकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग वाली बात हुई थी तो अपोजिशन लीडर ने कहा कि ईरान से 500 अरब रुपए का तेल कैसे स्मगल होता है, क्या रात को कोई मखलूक उसे पाकिस्तान लाती है? एक ट्रक पर 35 लाख रुपए ले जाते हैं और स्मगलिंग में जो मुलविस अफराद हैं उनको टारगेट करें। उनका क्या बॉर्डर के ऊपर पटवारी खड़े हुए हैं और उनका कि क्या स्मगलिंग की रोकथाम मैंने या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने करनी है? ये भी बड़ा एक अहम मामला था। और फिर उन्होंने बहुत सारी जहां बाकी बातें की, उनका कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर थी। और फिर उन्होंने एक और बात जो की कि लैंड माफिया की और लैंड के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिठू, उनसे पूछें, कम से कम उनसे सवालों के जवाब लेने चाहिए और उनकी जो इतनी लंबी चौड़ी जायदादें हैं। तो ज़ाहिर है जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो फिर सियासतदान हैं, उन्होंने अपने
लोगों के सामने भी जाना होता है और फिर उसमें सियासत भी इन्वॉल्व होती है, जवाब भी आता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब एक बहरान से निकलना है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर गुज़रते लम्हे के साथ हम बहरान में धंसते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और हमारे लिए कोई बेहतरी की राह निकाले। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।